19 अप्रैल 1971 को सोवियत यूनियन ने अपने पहले स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में भेजने में सक्सेस हासिल की। इसके करीब 2 महीने बाद इस पर सोयूज 11 नाम के एक क्रूड मिशन को भेजा गया। 7 जून 1971 को जॉर्जी डेब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पेट्सायेव ये 3 कॉस्मोनॉट्स सोयूज 11 में बैठकर स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अगले 3 हफ्तों तक वहां पर रहकर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये तीनों कॉस्मोनॉट्स सोवियत यूनियन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुके थे। 29 जून 1971 को सोयूज 11 स्पेस स्टेशन से रिटर्न जर्नी शुरू करती है। तीनों कॉस्मोनॉट क्रू कैप्सूल के अंदर बैठे हुए थे। पृथ्वी की सरफेस से 160 किलोमीटर ऊपर स्पेसक्राफ्ट के क्रू कैप्सूल को इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है, पर इतना होते ही कैप्सूल के अंदर का प्रेशर तेजी से डिक्रीज होता है और सारी हवा बाहर निकल जाती है। पृथ्वी पर बैठे मिशन कंट्रोल टीम VHF रेडियो की मदद से कॉस्मोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके सिर्फ 7 मिनट बाद पृथ्वी पर मौजूद रडार इस स्पेसक्राफ्ट को ट्रेस कर लेता है। ये देखकर मिशन कंट्रोल टीम सुकून की सांस लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो प्लाज्मा इसे चारों ओर से घेर लेता है और कुछ समय तक इससे कांटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। शायद यही रीजन था कि उन्होंने क्रू कैप्सूल से कांटेक्ट खो दिया था। क्रू कैप्सूल में लगा पैराशूट खुल जाता है और यह धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगता है। क्रू कैप्सूल अनडैमेज था और पृथ्वी से टकराने पर भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रिकवरी टीम कैप्सूल की तरफ स्वागत की पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है, पर जैसे ही वो कैप्सूल को खोलते हैं तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। तीनों कॉस्मोनॉट्स बेहोश थे। उनका मुंह बुरी तरह से जल चुका था और नाक और कान से खून बह रहा था। जॉर्जी डेब्रोवोल्स्की को छोड़कर बाकी 2 कॉस्मोनॉट्स अपनी जान गंवा चुके थे और डेब्रोवोल्स्की भी अगले कुछ मिनट्स में दम तोड़ देते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब कॉस्मोनॉट्स को डिक्रीज होता प्रेशर फील होता है तब वो समझ चुके थे कि कैप्सूल में कहीं न कहीं लीकेज आ चुकी है। वो अपने सीट बेल्ट और इक्विपमेंट्स को अनस्ट्रैप करके लीकेज की खोज करने लगते हैं, पर इस कोशिश में उनकी पल्स रेट अनकंट्रोल हो जाती है। उनकी बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और फिर पल्स रेट 0 पर पहुंच जाती है। जांच में पता चलता है कि डिजास्टर के पीछे की वजह एक फॉल्टी वाल्व था जिसने 3 कॉस्मोनॉट्स की जान ले ली। उस दिन के बाद सोवियत यूनियन ने कुछ समय के लिए अपने सारे स्पेस मिशन पर रोक लगा दी और सोयूज स्पेसक्राफ्ट को रीडिजाइन किया। वैसे दोस्तों, जब बात एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च वर्क की आती है तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस रेस में सबसे आगे है, पर अमेरिका ने भी अपनी हिस्ट्री में कई स्पेस डिजास्टर देखे हैं। 28 जनवरी साल 1986 की सुबह STS-51L मिशन का क्रू चैलेंजर स्पेस शटल में सवार होता है। इस मिशन के थ्रू 7 क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजा जाना था, जिनमें से एक क्रिस्टा मैकॉलिफ भी थी। मैकॉलिफ, जो कि एक स्कूल टीचर थी, वो इस मिशन के साथ स्पेस में जाने वाली पहली कॉमन सिटीजन बनने वाली थी। लॉन्च को देखने के लिए हजारों लोग वहां आए हुए थे, जिनमें क्रू मेंबर्स की फैमिली भी शामिल थी। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की मदद से लाखों लोग इस इवेंट को देख रहे थे, पर लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड बाद चैलेंजर स्पेस शटल में ब्लास्ट होता है और वो आग के गोले में बदल कर बर्बाद हो जाता है। लेकिन आखिर इसका रीजन क्या था? इसे जानने से पहले आपको स्पेस शटल की कुछ टेक्निकल नॉलेज लेनी होगी। दोस्तों, चैलेंजर स्पेस शटल में 2 रॉकेट बूस्टर्स लगे हुए थे। रॉकेट बूस्टर एक प्रोपेलेंट मोटर होती है जो लॉन्च के समय स्पेस शटल को थ्रस्ट देने का काम करती है। ये 4 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है और इनके बीच ओ रिंग्स लगे हुए होते हैं। ओ रिंग्स का काम न सिर्फ इन्हें कनेक्ट करना होता है बल्कि ये इन सेगमेंट्स के अंदर का प्रेशर भी मेंटेन करती है। जिस दिन STS-51L मिशन को लॉन्च किया गया उसके एक रात पहले टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था। ऑफिशियल मेजरमेंट्स के अनुसार चैलेंजर स्पेस शटल के लेफ्ट सॉलिड रॉकेट बूस्टर का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था और राइट सॉलिड रॉकेट बूस्टर का टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि लो टेम्परेचर ओ रिंग्स की एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देते हैं। सुबह के समय का टेम्परेचर भी काफी कम था और मिशन पर खतरा बना हुआ था, पर मिशन कंट्रोल टीम इस फैक्टर को इग्नोर करके लॉन्च को हरी झंडी दिखा देती है। लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही राइट सॉलिड रॉकेट बूस्टर के 2 ओ रिंग्स में आग लग जाती है और फिर जो हुआ उसने $120 करोड़ का स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया और 7 क्रू मेंबर्स की जान ले ली। अब बात करते हैं कोलंबिया स्पेस शटल की। साल 1981 में अपने लॉन्च के बाद से ये स्पेस शटल 2002 तक 27 बार स्पेस में जा चुका था। 16 जनवरी 2003 को इसे 28वीं बार स्पेस में लॉन्च किया गया। STS-107 मिशन के तहत इसमें 7 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें भारत की कल्पना चावला भी थी। 16 दिन चले इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने 80 से भी ज्यादा साइंटिफिक मिशंस को कंप्लीट किया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर लौटने की जर्नी शुरू करती है। स्पेस शटल के क्रू को पृथ्वी पर बैठी मिशन कंट्रोल टीम से अप्रूवल मिलता है और स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर हो जाती है। पर कुछ ही मिनट्स बाद स्पेस शटल में लगे सेंसर्स रिकॉर्ड करते हैं कि इसके लेफ्ट विंग पर काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली मिशन कंट्रोल टीम की इस पर नजर नहीं पड़ती। एक विंग पर एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण स्पेस शटल दूसरी डायरेक्शन में ड्रैग होने लगता है, पर स्पेस शटल में लगा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसे संभाल लेता है। इस कारण से अंदर बैठे क्रू भी प्रॉब्लम को महसूस नहीं कर पाते। 20,120
किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ते इस स्पेस शटल के सारे फंक्शंस धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं और सेंसर्स फेल हो जाते हैं, जिसके बाद स्पेस शटल के टुकड़े टुकड़े हो गए और इसमें बैठे सभी एस्ट्रोनॉट मारे गए। पर आखिर इसकी वजह क्या थी? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था तब इसके एक्सटर्नल टैंक से एक थर्मल प्रोटेक्टिव फोम टूटकर अलग हो गया था, जिससे लेफ्ट विंग एक्सपोज हो गया था और उस पर एडिशनल प्रेशर आने लगा। मिशन फेलियर की फोटोज और दूसरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। किसी स्पेस मिशन के दौरान ये एस्ट्रोनॉट्स की मौत की आखिरी घटना थी। कहते हैं कि मिशन कंट्रोल टीम को स्पेस शटल में फॉल्ट की जानकारी पहले से ही थी और वो अच्छे से जानते थे कि अब क्रू मेंबर्स की जान नहीं बचाई जा सकती, पर अगर वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते तो मिशन के लिए रखे गए साइंटिफिक गोल्स भी पूरे नहीं हो पाते और शायद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर होने के पहले ही एस्ट्रोनॉट्स कैजुअलिटीज का शिकार होने लगते। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को स्पेस में भेजना सही है या फिर हमें ऐसे कामों के लिए रोबोट्स की हेल्प लेनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।